पैदा हुए इंडिया में लेकिन अदाकार बने पाकिस्तान में। पैदा तो वो इंडिया में हुए थे लेकिन वो पाकिस्तान कैसे आए और कैसे वो पाकिस्तानी अदाकार बने, खराब हो गई है। और पीछे से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा है सैयद इब्राहिम नफीज़ रिजवी। दौलत और दुनिया में वो थे ना बंजारों का किरदार, बंजारों का तख्ती और तख्ती का रंग वंग ख़त्म हो चुका है अभी, लिहाजा उसके बाद से तो कोई आया नहीं है। जब से इनके बेटे बनवा के गए दोबारा नहीं आए। दो भाई हैं मेरे साथ। अच्छा, ये जो यहाँ पे कब्रें मौजूद है ये अनवर मकसूद की बाई और बाबी की है, तो ये देखिएगा। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फ़नकार और एक ऐसे अदाकार की आखिरी आरामगाह पर लेकर आया हूँ कि वो पैदा हुए इंडिया में लेकिन अदाकार बने पाकिस्तान में। और इब्राहिम नफीस साहब की बात मैं कर रहा हूँ कि पैदा तो वो इंडिया में हुए थे लेकिन वो पाकिस्तान कैसे आए और कैसे वो पाकिस्तानी अदाकार बने, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरी वीडियोस वॉच करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं पिछले दिनों से देखता हुआ आ रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। इब्राहिम नफीस साहब की कब्र के पास जाऊंगा। मैं मौजूद तो कब्रिस्तान में हूं लेकिन कब्र से थोड़ी सी दूरी पर हूं। और ये इब्राहिम नफीस साहब इंडिया में पैदा हुए तो पाकिस्तान में अदाकार कैसे बने, वो पाकिस्तान क्यों आए, कैसे आए, है सोचने वाली बात। तो आप वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, ये सब बातें मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। अच्छा, तो इस वक्त मैं इब्राहिम नफीस साहब के कब्र के पास पहुंच चुका हूं। तो इब्राहिम नफीस साहब के हवाले से जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इब्राहिम नफीस साहब इंडिया में पैदा हुए और फिर वो पाकिस्तान क्यों आए। जब वो इंडिया में पैदा हुए, पाकिस्तान में अदाकार क्यों बने। वो इंडिया में चाहे अदाकार बन सकते थे लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान वो कब आए। 1940 में इब्राहिम नफीस साहब इंडिया के शहर आगरा में पैदा हुए थे और बाद में तकसीम के वक़्त उनका ख़ानदान पाकिस्तान आ गया था। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज़ किया और उनकी पहली फ़िल्म थी PTV पर कुंवारी बेवा। तो उस फिल्म के बाद उन्होंने बहुत जल्द मकबूलियत हासिल कर ली थी और जितना मुझे पता होता है वही बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं आपको पहले उनकी कब्र दिखा दूँ कि उनकी कब्र किस हालत में मौजूद है। ये देखिएगा, ये उनकी कब्र है और उनकी कब्र की तख्ती पे जो नाम वगैरह लिखे थे ना, तो वो भी मिट चुके हैं। और यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि इनका नाम सही से नहीं दिख रहा। और इसके अलावा कब्र तो सही है लेकिन ये जो तख्ती वगैरह है ये ख़राब हो गई है। और पीछे से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा है सैयद इब्राहिम नफीज़ रिजवी। और यहाँ पे मेरे साथ एक अंकल मौजूद है कि जो तकरीबन 25 सालों से इसी कब्रिस्तान में मतलब मैं ये कहूँगा कि खिदमत करते हुए आ रहे हैं, गोरकन का काम करते हैं। लेकिन उस अंकल ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई कि मैं खुद सुनकर शौक हुआ, मैं हैरान हुआ कि उस अंकल ने मुझे बताया कि 1990 की दहाई में इब्राहिम नफीस साहब के साथ मैंने फिल्मों में भी काम किया है और इससे हटकर वहीद मुराद साहब की फिल्मों में भी मैंने काम किया है। तो मैं तो खुद शौक हुआ। अंकल मेरे साथ मौजूद है, अंकल से बात करूंगा कि इन्होंने कौन सी फिल्म में काम किया और इब्राहिम नफीस साहब को के साथ इन्होंने काम किया तो उन्होंने क्या किरदार अदा किया। तो आप वीडियो में रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक है, खैरियत अल्लाह से? का शुक्र है। अच्छा अंकल, इब्राहिम नफीस साहब के साथ आपने कहा कि मैंने फिल्मों में भी काम किया है और आपने इससे हटकर वहीद मुराद साहब का भी कहा कि उनके साथ भी मैंने फिल्मों में काम किया। कि इब्राहिम नफीस साहब के साथ आपने कौन सी फिल्म में काम किया और कौन से सन की बात है? दौलत और दुनिया में दौलत और दुनिया इनकी फिल्म थी। वहीद मुराद साहब का डबल पार्ट था उसमें। अच्छा, उस फिल्म में काम किया। तो आपने मतलब कौन सा किरदार अदा किया वो था? दौलत और दुनिया में वो थे ना बंजारों अच्छा, का किरदार। बंजारों का। और इब्राहिम नफीस साहब
के हवाले से आप कुछ जानते हैं कि ये कब वफात पा गए थे? या इनका इंतकाल हुआ, मैं इधर ही था कब्रिस्तान में। आप कब्रिस्तान में थे, आपके सामने इनको दफन जी किया जी गया जी। और अभी तख्ती पे नजर भी नहीं आ रहा है कि हम ये देख इसलिए कि सकें। ये कब्र गिर चुकी थी, इनके बेटे आए थे बाहर से जी अमेरिका से, जी उन्होंने दोबारा बनवाई थी, दोबारा गिर गई थी बारिशों में। जी। उसके बाद एक इनका परस्तार थे, बहुत ज़्यादा इनके उस्ताद मानते हैं वो उनको, हम्म, उन्होंने ये कब्र दोबारा बनवाई है। ठीक और है। इसकी जो तख्ती का रंग वंग ख़त्म हो चुका है अभी, लिहाजा उसके बाद से तो कोई आया नहीं है, जब से इनके बेटे बनवा के गए दोबारा नहीं आए इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा अंकल कि आप तो मतलब 25 सालों से यहीं पे हो, गोरकन का काम हाँ, कर रहे हो। 20 साल तो 21 साल। जब उस टाइम आप फिल्मों में काम कर रहे थे, मतलब छोटे मोटे रोल थे, लेकिन आप क्यों मतलब आगे ना जा सके, क्या वजह बनी? नहीं, मेरा खुद ही दिल नहीं था, मेरा दिल कहीं और था, लेकिन मैं इधर आ गया कब्रिस्तान में। अच्छा, और आपकी रिहाइश कहाँ पर थी? कोरंगी में, उधर लाहौर में, लाहौर में थी। लाहौर समनाबाद छपड़ स्टाफ। अच्छा, इस वजह से आपने फिल्मों में काम किया। और यस यस। वहीद मुराद साहब के साथ आपने कौन सी फिल्म में परख काम किया? फिल्म के अंदर फर्क फिल्म के अंदर। आसिफ खान साहब थे, वहीद मुराद साहब थे, अच्छा रानी थी, अच्छा नन्ना था। अच्छा। अच्छा, और ये इब्राहिम नफीस साहब की कब्र जब हमने यहाँ पे देखी तो ये देखिएगा उस पे तख्ती पे नाम वाम भी नहीं है। तो ये मुझे बताइएगा, आप 25 सालों से यहाँ पर है, तो इस 25 सालों में मतलब इनके कोई बेटे या नहीं, बेटी एक कोई बेटा आए? आया था, बेटा आया था बस, जो कब्र बनवा के गया है। उसके बाद नहीं आए? नहीं, उसके बाद नहीं आया। कोई एक इनका एक रिश्तेदार आया था, मामू कह रहे थे उनको, अच्छा। वो भी नहीं आया दोबारा पलट के। तो बहरहाल देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपने पिछली वीडियो में भी हमें जानकारी दी और इस वीडियो में भी आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और मैं ये बात करना चाहूँगा कि इब्राहिम नफीस साहब उस टाइम के एक फिल्म स्टार हुआ करते थे। बहुत फिल्म स्टार थे और बहुत ज्यादा अच्छे दिल के भी थे, अच्छे बिल्कुल दिल के पॉपुलर भी थे काफी पॉपुलर ज्यादा। भी थे और अच्छे दिल के मालिक तो इनकी कब्र तो और सही है, लेकिन तख्ती पे नाम वगैरह मिट चुका है और अंकल ने कहा कि यहाँ पे कोई आता नहीं है। आप वीडियो में मेरे साथ आगे रहिएगा, दुआ पढ़ के उसके बाद थोड़ी सी बातें आपसे करूँगा इब्राहिम नफीस साहब के हवाले से और फिर वीडियो का अख्तिताम करूँगा। तो आगे मैं इब्राहिम नफीस साहब के हवाले से यही बात कर रहा था कि इब्राहिम नफीस साहब ने उस दौर में काफ़ी मकबूलियत हासिल की थी और काफ़ी ड्रामास किए थे, काफ़ी फ़िल्म किए थे और स्टेज शो भी इन्होंने किए थे उमर शरीफ साहब के साथ। और आज मैं यहाँ पे आया, इनकी मैंने कब्र देखी तो अफसोस मुझे थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि कम से कम इनके जो फैमिली मेम्बरान हैं उनको यहाँ पे चक्कर लगाना चाहिए और यहाँ पे उनको आना चाहिए। चलो, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, अब हम कौन होते हैं कि हम ये कहे कि उनको आना चाहिए। और यहाँ पे अगर किसी को आना हो और इब्राहिम नफीस साहब की कब्र देखनी हो तो 2 नंबर गेट से ही आपको आना पड़ेगा। अब मैं चलते चलते आपको 2-4 कब्रें और भी ऐसी दिखाऊंगा कि जो अनवर मकसूद, आपने कहा अनवर मकसूद जो पाकिस्तानी अदाकार भी है, होस्ट भी है और काफ़ी इस तरह प्रोग्रामात भी उन्होंने किए। उन्होंने लूज टेक शो भी वो किया करते थे, उसमें होस्टिंग करते थे वो, और मोइन अख्तर साहब के साथ। तो अभी वो 2-4 कब्रें भी आपको मैं दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा। तो ये मैं उसी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और यही अंकल मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल किस साइड है उनकी कब्र? भाई की भाभी की जी। भाई और भाभी हैं। और ये तीसरा कौन है? इनके दो भाई हैं मेरे ख्याल है। अच्छा, ये जो यहाँ पे कब्रें मौजूद है ये अनवर मकसूद की बाई और बाबी की है। तो ये देखेगा, और इनकी कब्रें भी सही है। और अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पे एक और आप कह रहे थे कि किन की कब्र है? ना जो ड्रामा लिखती थी, जी जी, फातिमा सुरैया बजीया। तो उनका यहीं पे? हाँ। अच्छा, फातिमा सुरैया बजिया, वही है झार काजी को उन्होंने काम दिलाया। अच्छा अच्छा, तो ये मैं आपको फिर अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगी। हमारे जो फ़नकार जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और कुछ यूनिक स्टोरियाँ भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो अब तक के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नई जगह में।
या किसी और फ़नकार की आखिरी आरामगाह पर। अस्सलाम वालेकुम।